हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, आजकल हम चैप्टर 3 कर रहे हैं जिसका नाम है सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग दी महाभारता। इस चैप्टर में बेसिकली हम सोसाइटी की हालात देख रहे हैं महाभारत टाइम में और महाभारत के नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा था कि महाभारत टाइम में सोसाइटी में प्रॉपर्टी का डिवीज़न कैसे होता था। हमने परसों प्रॉपर्टी का डिवीज़न स्त्री और पुरुष के आधार पर देख लिया था और ये देखा था कि वर्ण सिस्टम के आधार पर भी सोसाइटी में किस तरीके से प्रॉपर्टी का डिवीज़न होता था। अब हम आज ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट वाज द शेयर इन प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि समाज में क्या वही व्यक्ति प्रतिष्ठित माना जाता था, वही व्यक्ति डिस्टिंग्विश माना जाता था जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी। तो हम कहेंगे नहीं, सोसाइटी में उस व्यक्ति को डिस्टिंग्विश माना जाता था जो व्यक्ति जो था, जो दान भी करता था, दयालु होता था, उसे माना जाता था। अब जो व्यक्ति स्वयं के लिए संपत्ति इकट्ठा करता रहता था तो वो तो घृणा का ही पात्र होता था। इसके बाद हम इसको एक उदाहरण के बेस पर देखने की कोशिश करेंगे। तमलिकम एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर साहित्यिक लेख लिखे गए थे, यानी कि लिटरेचर की रचना हुई थी। इस लिटरेचर में इन आदर्शों को संजोया गया था। इसमें बताया गया है कि इस क्षेत्र में 2000 साल पहले अनेक सरदारियाँ थी। सरदारियाँ समझते हो? यानी कि छोटे छोटे राज्य थे जहाँ पर चीफ्स जो थे वो रूल किया करते थे। ये चीफ्स जो थे अपनी प्रेस करने वाले जो कवि होते थे उनको ये आश्रय प्रदान करते थे। भारत के दक्षिण में कुछ सरदारों का उदय हुआ। तमिलनाडु क्षेत्र में चोल, चेर और पांडे जैसे सरदार अस्तित्व में आए। यहाँ पर यह प्रथा काफ़ी समृद्ध हुई थी। तमिल भाषा में संगम साहित्य लिखा गया था, उसमें भी हमें सामाजिक और आर्थिक संबंधों का वर्णन मिलता है। हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच में असमानता तो ज़रूर थी, लेकिन जो समृद्ध लोग थे, यानी जो रिच लोग थे, उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वह मिल बांटकर अपने रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। यानी वो कंजूसी नहीं दिखाएंगे, बल्कि उन लोगों की भी हेल्प करेंगे जो कि बहुत गरीब हैं। तो एक्चुअल में उन लोगों को रिच माना जाता था, उन लोगों को डिस्टिंग्विश माना जाता था जो कि सोसाइटी के लोगों की हेल्प किया करते थे, यानी गरीब लोगों की मदद किया करते थे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं पितृवंशिक व्यवस्था, पैटर्निटी सिस्टम। ये पैटर्निटी सिस्टम क्या होता है? पैटर्निटी सिस्टम एक ऐसा सोशल सिस्टम है जिसमें पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है। हमारी सोसाइटी, आपको पता है कि मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। यहाँ पर भी पुरुष को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इस सिस्टम में घर का मुखिया पुरुष होता है, उसी के पास सारी पावर्स होती है, सारे रिसोर्सेज होते हैं, और जब फादर नहीं रहते तो पुत्र को जो है ये राइट मिल जाता है। तो पितृवंशिकता में पुत्र अपने पिता की मृत्यु के बाद पिता की जो प्रॉपर्टी है, उसके जो रिसोर्सेज हैं, उसके सिंहासन पर भी अधिकार जमा लेती है। इसमें क्या होता है कि अधिकतर राजवंश जो थे वो पितृवंशिक प्रणाली को अपनाते थे, यानी जितने भी राजा थे उन्होंने इसी सिस्टम को अपनाया हुआ था कि अगर राजा का पुत्र है तो राजा की मृत्यु के बाद वही राजगद्दी पर बैठेगा, और यदि पुत्र नहीं है तो राजा का भाई या उसके रिलेटिव्स को जो है वो उत्तराधिकारी यानी उसका सक्सेसर बनाया जा सकता है। कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में स्त्री भी जो थी वो इन सत्ताधारियों को चुनौती दे सकती थी।
और दी भी थी। आपको मैंने पिछले चैप्टर में भी करवाया था, जिसका नाम प्रभावती गुप्त था। गुप्त वंश की राजकुमारी थी जिसने इन रूल्स रेगुलेशन को नहीं माना था। इसके बाद क्या था कि हम ये इसको ना पितृवंशिकता को हम महाभारत के नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, महाभारत काल में हमने ये पढ़ा है कि कुरु जो महाजनपद था उसके ऊपर पांडवों और कौरव ये दो कज़न्स थे। आप सभी को पता ही होगा कि कौरव जो थे वो 100 भाई थे और जो पांडव थे वो 5 भाई थे। तो इन दोनों में जो था सत्ता और सिंहासन को लेकर जो था वो युद्ध हुआ था। और इस लड़ाई में भगवान कृष्ण की मदद से पांडव जो थे वो जीत गए थे। तो जब पांडव जीत गए तो ये पितृवंशिकता का जो रूल था ये इम्प्लीमेंट हो गया। यानी कि पांडव के बाद जो है सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर का बेटा जो था वो राजगद्दी पर बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पता चलता है कि पितृवंशिकता के नियम की अनाउंसमेंट कर दी गई। लेकिन यहाँ पर आपको यह है जानना जरूरी है कि यह नियम महाभारत काल से भी पहले का चल रहा था। ठीक है, तो इस नियम को जो था अब ऑफिशियली जो था वो डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विवाह के नियम, रूल्स ऑफ मैरिजेस। देखो, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र आपको याद है ना, ये वो ग्रंथ है जिसमें रूल्स लिखे थे, ब्राह्मण्स ने लिखे थे सोसाइटी के लोगों के लिए, जिनको उन्हें खुद को भी फॉलो करना था और सोसाइटी को भी फॉलो करना था। तो इन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में ना विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। इनमें से पहले 4 के प्रकार के विवाह तो सही बताए गए हैं और लास्ट के 4 विवाह जो है वो निंदनीय बताए गए हैं। निंदनीय का मतलब अच्छे नहीं बताए गए हैं। तो हम ये जरा 3-4 विवाह जो मैरिज सिस्टम थे वो देखते हैं। सबसे पहले है बहिर्विवाह सिस्टम, एक्सोगेमी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि गोत्र से लड़की का बाहर विवाह किया जाता है। ठीक है, ये गोत्र क्या होते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। अभी आप ऐसे ही याद कर लो कि अपने गोत्र से बाहर विवाह कर देना, इसको हम एक्सोगेमी सिस्टम कहते हैं। इसके बाद है अंतर विवाह पद्धति, इसे हम इंडोगेमी सिस्टम कहते हैं। इसमें एक ही गोत्र या एक ही कुल या एक ही जाति या एक ही स्थान पे बसने वालों में विवाह हो जाता है। तो इसमें जो है वो रिस्क रहता है। इसके बाद जो है थर्ड है बहुपति विवाह, इसे हम पोलो एंड्री कहते हैं। इसमें स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं, जैसे द्रौपदी थी, उसके 5 पति थे। इसके बाद है बहुपत्नी प्रथा, इसमें एक से अधिक पत्नियां होती हैं। आप सभी को पता है कि पुराने टाइम में जितने भी राजा हुए थे उन सब ने एक से अधिक शादियां की थी। इसे हम पॉलीगैमी सिस्टम कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो निंदित विवाह पद्धति थी वो लोग अपनाते थे जो ब्राह्मणीय नियमों को नहीं मानते थे, उन रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानते थे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो मैंने पैसेज है वो आपको आज करने के लिए दिया है। आपने वो पैसेज ही एज इट इज़ लर्न कर लेना है, क्योंकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इससे रिलेटेड ना आपकी बुक में कोई क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, तो आपकी बुक में जो पैसेज का क्वेश्चन बना हुआ है आपने उसी को ही याद कर लेना है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय, गॉड ब्लेस।